जार बढ़ेगी, बहुत ठंडा है। लेकिन दिल्ली के बारे में सोचिए कि वहां पर 2 डिग्री का टेम्परेचर में माइनस में रात में टेम्परेचर रहता है। उस ठंड में छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर, अपना परिवार लेकर, अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर खुले आसमान के नीचे 1.5 करोड़ किसान बैठा हुआ है। और वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जो कि दिल्ली में है, जहां किसान बैठा हुआ है, जो वहां से चलकर अगर आना चाहे तो पैदल जाकर किसानों से मिल सकते हैं, इतनी दूरी पर है। लेकिन किसानों से बात करने के लिए हमारा प्रधानमंत्री नहीं आता है। जो प्रधानमंत्री कल तक ये नारा देते थे कि सबका साथ सबका विकास, अगर सबका साथ सबका विकास है तो किसानों का विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज सिर्फ पूंजीवादियों का विकास के लिए किसानों को मारने का काम आप क्यों कर रहे हैं? ये सवाल है कि नहीं? आज यही प्रधानमंत्री बोलने वाले थे, आप लोग वीडियो देखते होंगे, तो यही प्रधानमंत्री बोलते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, हम ऐसा भारत बनाएंगे। आज हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में तो दूर का बात है, हवाई चप्पल वाला अपने घर में खाना खा पाएगा कि नहीं, उसका खाना तक छीनने का काम ये नरेंद्र मोदी कर रहा है। इसके खिलाफ ये लड़ाई है। आज जो वहां पर 1.5 करोड़ किसान 2.5 लाख ट्रैक्टर के साथ बैठा हुआ है, उस कड़ाके की ठंड में सरकार उनसे बात करने के बजाय, उनके जरूरतों को समझने के बजाय, उनकी तकलीफों को समझने के बजाय सरकार क्या कर रही है? सरकार उनको इस ठंड में उनके ऊपर पानी का बौछार किया जा रहा है, उनको पानी से भिगा दिया जा रहा है। देखे होंगे आप लोग, उन पर पानी फेंका जा रहा है। इस ठंड में जहां आदमी सड़कों पर सो रहा है, उसको जमीन को भिगा दिया जा रहा है। उनका रजाई, कंबल, चादर, तकिया भीग रहा है, उनका ओढ़ने का, पहनने का कपड़ा भिगा दिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को भिगा दिया गया है ताकि लोग ठंड के मारे भाग जाए। लेकिन फिर भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब तक 59 दिन हो गया, 59 दिन से वहां बैठे हुए हैं और 72 से किसान वहां पर शहीद हो चुका है। 72 किसान अब तक शहीद हो चुका है। 72 किसान वहां पर अपना जिंदगी गंवा चुका है। उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने आप को हिंदुओं का प्रधानमंत्री कहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की पार्टी है बीजेपी। अरे तो मैं पूछना चाहता हूं हमारे बीजेपी के भक्तों से, जो लोग बीजेपी करते हैं, जो लोग सोचते हैं हिंदू की सरकार आएगी, तो हमको बताओ कि हरियाणा का जो किसान है उसमें कोई मुसलमान नहीं है। राजस्थान में जो किसान है उसमें मुसलमान ढूंढने से नहीं मिलेगा। पंजाब का जो किसान है वो सिख है, उसमें मुसलमान नहीं है। जो 72 किसान मारा गया, उस 72 में एक भी मुसलमान नहीं था। 72 का 72 या तो सिख है या तो हिंदू है। अगर तुम हिंदू का सरकार हो, मोदी हिंदू दर्दी है, हिंदू के हमदर्द हो, तो आज हिंदुओं को क्यों मार रहे हो? आज क्यों हिंदू की मांग को तुम नहीं सुन रहे हो? ये सवाल है कि नहीं है? इसलिए इस बात को समझना होगा कि आज जो 72 किसान वहां पे दम तोड़ चुके हैं, उनके बावजूद किसान वहां से हटने को तैयार नहीं है। और वहां पर लड़ने मरने के लिए किसान तैयार है। एक ही मांग है किसानों का कि ये काला कानून वापिस लिया जाए, ये किसान विरोधी कानून वापस लेना होगा। सिर्फ एक ही मांग के साथ किसान है, और एमएसपी पर कानून बनाया जाए, यही मांग है। लेकिन सरकार उनकी मांग नहीं सुनेगी। सरकार उन पर जुल्म ढा रही है। उनको दिल्ली घुसने नहीं दिया जाएगा। 2 महीने से सड़कों पर रखा होगा है आपको। तो इस हालत में आपको क्या लगता है कि दिल्ली पे जो के सरहदों पर जो किसान बैठा हुआ है, वो किसान पागल हैं, वो बेवकूफ लोग हैं कि वो अपने परिवार को ठंडा में मारने के लिए सड़कों पर बैठे हुए खुले आसमान के नीचे, और हम लोग गंडाल में यहाँ पर अपने परिवार के साथ घर में रजाई, कंबल, स्वेटर, चादर लेके हम लोग हैं। हम लोग अकलमंद लोग हैं और वो लोग बेवकूफ लोग हैं। क्या सोचते हैं कि वो लोग बेवकूफ है कि अपना परिवार को मारना चाहता है? नहीं, सोच के देखिए, क्योंकि दिल्ली में जो सड़क पर बैठा हुआ है वो बेवकूफ किसान नहीं है, वो लोग पागल नहीं है, वो लोग अकलमंद है, जागरूक है और जिंदा इंसान है। उनके अंदर जागरूकता है। वो अपने हक और हकूक को पहचानता है। वो जानता है कि मेरा हक क्या है और उसके लिए लड़के हमको क्या चाहिए, वो भी जानता है। इसलिए वहां पे वो डटा हुआ है। हम लोग जो यहाँ पर हैं, हम लोग सब सोया हुआ किसान है, सब सोए हुए हैं। किसी को पता नहीं है कि ये काला कानून आया है तो ये है क्या, कोई नहीं जानते। और यहाँ पर आपको इस इलाके में बहुत नेता घूमता है, मामाटी मानू जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहता है, दीदी 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 करता रहता है।
अरे मेरा बात पर यकीन नहीं होता है ना, तो अभी मेरा मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोगों के पास मोबाइल फोन है, तृणमूल का नेता यहीं कहीं चाय का दुकान में छुप के मेरा भाषण भी सुन रहा होगा, तो जाके उस नेता से पूछिएगा, नहीं तो फोन लगा के नेता को पूछिए कि ये 3 काला कानून लाया गया है जिसके लिए दिल्ली में किसान धरना में बैठा हुआ है, ये 3 काला कानून का नाम बताओ। अगर आपको तृणमूल का नेता लोग सिर्फ कानून का सही सही नाम बता देना तो हमको आके बोलिएगा यहीं गंडाल में हम अपना एमएलए से रिजाइन कर देंगे, क्योंकि यहां पर आपका जितना तृणमूल का नेता घूम रहा है ये लोगों को कोई जानकारी नहीं है, कोई जानना भी नहीं चाहता है कानून क्या है, कानून के अंदर क्या है, कानून का नाम क्या है, कुछ नहीं पता इन लोगों को। ये लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि जेटा दीदी बोलवे सेटा बोलवा हो। जैसे ये लोग एनआरसी में किया, कोई आपको एनआरसी के बारे में समझा पाया? एनआरसी को लेकर अगर पूरे बंगाल में सबसे पहले कोई आवाज उठा था तो आप ही का एमएलए, चकलिया का एमएलए कलकत्ता में कन्हैया कुमार को लेकर राजा बाजार में इसका आंदोलन शुरू किया था। और मेरा ही आंदोलन का नतीजा था कि विधानसभा में जब हम सब विरोधी लोग ममता बनर्जी को घेर के बैठे तब ममता बनर्जी को विधानसभा में रेजोल्यूशन पास करना पड़ा था, एनपीआर पर रोक लगाना पड़ा था। आपका कोई नेता यहाँ का समझा नहीं पाया था कि एनआरसी है क्या, एनपीआर है क्या, सीएबी में और सीएए में क्या फर्क है पूछ लीजिए, आज भी नहीं बता पाएगा। ये हालत है यहाँ का नेता का। ये लोग अपने आप को नेता, लंबा कुर्ता पजामा पहन लेता है तो नेता बन जाता है, लेकिन यहाँ नेता को जानकारी होना चाहिए। ये लोग क्या बोलता था एनआरसी के वक्त में कि जब दीदी थाकले एनआरसी होवे ना, यही बोला ना, दीदी थाकले एनआरसी होवे ना, যত दिन दीदी আছে एनआरसी होते देबो ना। अरे भाई दीदी थाकले होवे ना এটা মেনে নিলাম, তো दीदी যদি কালকে মরে যায় তাহলে পরশুদিন এনআরসি হবে, এইটা মানে হচ্ছে না ভাই। मतलब तो यही हुआ कि दीदी थाकले होवे ना, तो दीदी কালকে থাকলো না তাহলে কি পরশুদিন আমরা বাংলাদেश, हम लोग बांग्लादेश चले जाइएगा। क्योंकि ये नेता लोग को यही नहीं पता है कि दीदी नहीं रहेगा तो हमको कल क्या बोलना है इसको पता नहीं है, कानून क्या है, कानून से लड़ना कैसे होगा, हमको अपने हक और हुकूक के लिए क्या करना होगा इसकी जानकारी नहीं है यहाँ के नेताओं को। इसलिए ये लोग से बोलेगा दीदी थाकले हो ना रहे, दीदी काल के थाकलो ना, तो क्या हम अपना घर बार सब छोड़ के, अपना बाल बच्चा छोड़ के हम बांग्लादेश चले जाएंगे? तो उसके हमको जानकारी होनी चाहिए कि हमको कानून से, कानून की तरह से कैसे लड़ना होगा। उसके लिए हमको सदन में लड़ना होगा, सड़क पर लड़ना होगा, अदालत में लड़ना होगा, तो उसका तरीका जानना होगा कि हम कैसे लड़ेंगे। हमको सड़क पर क्या आंदोलन करना होगा, हमको सदन में क्या बोलना होगा, हमको अदालत में क्या दलील रखना होगा, इसका समझ होना चाहिए। ये समझ है, समझ है? जाकर पूछ लीजिए, हम तो खुल के यहीं बोल के जा रहे हैं कि मेरे जाने के बाद आप लोग मोबाइल में फोन लगा के नेता लोग को पूछिए कि 3 बिल नाम बोल, तीनों बिल का नाम अगर बता देगा तो हमको पूछेगा। किसी को बिल का नाम पता नहीं होगा कि कौन सा बिल आया है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या है उसके बारे में नहीं पता है, प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स पर एक बिल आया है, वो क्या चीज को कहते हैं नहीं पता है। फार्मर्स एम्पावरमेंट बिल लेके आया है, ये फार्मर्स का एम्पावरमेंट बिल क्या है इसके बारे में नहीं पता है। जाके पूछिए, मेरी बात पर यकीन नहीं हो पूछिएगा, पूछ के देखिएगा, आपको बता नहीं पाएगा। ऐसे लोग जो खुद मूर्ख हैं और आपको भी मूर्ख बना के रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों से होशियार होकर रहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में जो लड़ाई है वो लड़ाई आपके खिलाफ है। सरकार से जो लड़ाई है वो आपके खिलाफ, सरकार कानून ला रही है और आपको अपने लिए लड़ना होगा, आपको अपने लिए। इसलिए आज हम चुनाव का वोट मांगने आपसे नहीं आए हैं कि आप हमको वोट दीजिए। जब चुनाव आएगा तब आप फैसला कीजिएगा कि आपको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। आप अपना वोट अपने मर्जी से दीजिएगा, जो अच्छा लगे आप उसको वोट दीजिएगा। जिस कुर्सी पर आप हमको बैठाए हैं, ये कुर्सी मेरे बाप की जागीर नहीं है, ये कुर्सी आपका कुर्सी है। आपने मुझे मौका दिया है 5 साल इस इलाके का सियासी खिदमत करने का, मैं आपका खिदमतगार हूं, आपके लिए खिदमत करने का काम मेरा है, जो सियासी तौर पर मैं करता हूं पूरी ईमानदारी और लगन के साथ। आपको बेचकर मैं कहीं नहीं जाता हूं। अगर दूसरों की तरह मैं भी आपको बेचकर चला गया होता तो आज घंटाल में मेरे गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगा हुआ होता, और 2014 में 2019 में या आज मुझे एमपी का टिकट दिया जा रहा था
एमपी का टिकट लेने से आप लोग फिर एमपी बनाकर भी आज हमको दिल्ली में बैठा दिए होते, लेकिन एमपी की कुर्सी को भी लात मारा हूं, लाल बत्ती को भी लात मार के सिर्फ आप लोगों ने जिस भरोसे से मुझे एमएलए बनाया है कि मैं आपके साथ आपकी जरूरत में खड़ा रहूं, आपके लिए आवाज उठाने के लिए आपने मुझे विधानसभा भेजा है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ खड़ा हूं। औरों की तरह मैं अपने आप को बेचने नहीं गया हूं, ना आपको बेचने गया हूं, ना आपका सर झुकने दिया हूं, ना अपना सर झुकाया हूं। ये है मेरी लड़ाई और मैं आपके साथ ईमानदारी से खड़ा हूं। इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है, जब तक मैं यहाँ का एमएलए हूं, जो मुझे वोट दिए हैं मैं उसका भी एमएलए हूं, जो मुझे वोट नहीं किए हैं मैं उसका भी एमएलए हूं। और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आज जो सरकार कानून लेकर आया है, ये कानून इस इलाके के लोगों के खिलाफ है, आपके खिलाफ है, हर एक किसान के खिलाफ है, हर एक मजदूर के खिलाफ है। तो आपको बचाना, आपके लिए लड़ना, आपको उस कानून के बारे में बताना, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ आपको आगाह करने के लिए, क्योंकि कल अगर ये कानून लागू होता है तो आपके ऊपर जब मुसीबत आएगी, आपके घर में आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को 2 वक्त का खाना नहीं खिला पाएंगे, तो उस वक्त नौबत ऐसी होगी, बद से बदतर हालत हो जाएगा कि आप उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी कि आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने भूख की वजह से दम तोड़ रहा हो, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हालत ऐसा होगा कि हम जैसे लोगों को अपने हाथ से अपने परिवार को जहर खिलाकर मारना पड़ेगा और खुद अपने गले में रस्सी डालकर हमको खुदकुशी करना पड़ेगा। इतना बुरा दिन लाके खड़ा कर देगा। और उस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि विक्टर तुम हमारा एमएलए थे, विक्टर तुमने हमें आवाज क्यों नहीं दिया, विक्टर तुमने हमको पुकारा क्यों नहीं, विक्टर तुमने हमको बताया क्यों नहीं, विक्टर तुमने हमारे लिए लड़ाई क्यों नहीं की। इसलिए आज मैं आपको पुकारने भी आया हूं, आपको जगाने भी आया हूं, आपको आंदोलन करने के लिए रास्ता भी दिखा रहा हूं, आपके लिए लड़ने के लिए सबसे आगे मैं चलने के लिए भी तैयार हूं। आज अगर आप अपनी लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं तो ये याद रखिएगा कि ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई हर एक किसान की है, हर एक मजदूर की है, हर एक गरीब आदमी की है, चाहे आप किसी भी पार्टी से जुड़े हुए क्यों ना हो। आप बीजेपी करते हो, आप कांग्रेस करते हो, आप तृणमूल करते हो, आप वामफ्रंट करते हो, आप कोई भी पार्टी करते हो, ये लड़ाई हर उस आदमी की है जो किसान है या तो किसान परिवार से है। ये हम सब की लड़ाई है। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है कि मैं जो बताना चाहता हूं कि ये काला कानून क्या है, इसको समझिए। क्योंकि कानून समझाने जाएंगे तो बहुत वक्त लगेगा। हम लोगों के इलाके के लोगों के को समझाने के लिए तोड़कर बताते हैं। छोटा में एमएसपी का नाम सुने? एमएसपी क्या होता है? किसान लोग एमएसपी जानते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? अच्छा ये लिखा ना, बोला बोली मत। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? कि आपका जो धान है, आप जब धान बेचने जाते हैं तो आपका धान का कीमत सरकार तय कर दिया 1888 रुपया। अभी धान बेचने जा रहे हैं आप लोग चकलिया में, तो वहां पर आपका धान का कीमत सरकार तय करके रखा है 1888 रुपया 1 कुंटल धान का। लेकिन जब किसान बेचने जाता है तो यहाँ पर तो सब किसान है, सब कोई धान बेचे होंगे। हाथ उठा के कोई बोल सकते हैं कि किसी भी किसान को 1888 रुपया कुंटल मिला है? एक भी किसान को नहीं मिला। मोर्चा 1000 पे 10 किलो और बेची ले लिए बोलते। तो मेरी बात को समझिएगा कि 1888 रुपया आपका धान का कीमत सरकार तय कर दिया 1 कुंटल का। लेकिन जब आप बेचने जाते हैं बाजार में तो आपको कितना मिलता है? 1500 रुपया, 1550 रुपया या 1600 रुपया, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इस बात को समझिएगा, क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है कि आपका और सरकार के बीच में पैकार आ जाता है। पैकार आके आपसे धान खरीद लेता है। पैकार आपका धान खरीदता है सरकार का रेट से 200-250 रुपया कम में। फिर आपका धान खरीद के वो सरकार को बेचता है 1888 रुपया में, और सरकार वो धान लेके रखता है ले जाके सरकारी गोडाउन में, जिसको हम लोग FCI बोलते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो गोडाउन होता है उसमें जमा हो जाता है। अब यहां तक आप याद रखिएगा कि गोडाउन में, सरकार का गोडाउन में धान चला गया। अब अभी जो कानून लेके आया है नरेंद्र मोदी सरकार
ये कानून में बोला जा रहा है कि सरकार आपका फसल का कीमत तय नहीं करेगा। सरकार आपके फसल का कीमत तय नहीं करेगा। अब सरकार अगर आपका फसल का कीमत तय नहीं करे, एमएसपी सरकार नहीं लगाए, तो आप में से कोई किसान है जो हाथ उठा के बोल पाइएगा कि आप अपना धान का कीमत तय कर लीजिएगा? कर पाइएगा? कोई अपना भुट्टा का कीमत तय कर पाइएगा? कोई अपना फसल का कीमत तय कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं कर पाइएगा, इस बात को समझिए। इसलिए तय नहीं कर पाइएगा कि हम लोग जिस देश में रहते हैं इसका नाम है हिंदुस्तान। ये देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का मौसम होता है। जब आपके यहाँ बरसात होता है तो कहीं गर्मी होता है, कहीं पर गर्मी हो रही है तो कहीं ठंडा पड़ता है, कहीं पर ठंडा है तो कहीं पर उस वक्त बारिश बहुत तेज हो रहा है। तो इसलिए जब जहां का मौसम जैसा है उस तरह से वहां खेती होती है, मौसम के मुताबिक खेती किया जाता है। और पूरा हिंदुस्तान का किसान एक साथ बैठ के अपना फसल का कीमत तय नहीं कर सकता है। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से फसल का कीमत तय करने का जिम्मेदारी सरकार लेती है और सरकार तय करता है कि कौन सा फसल का कीमत कितना होगा। उसको हम एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये सरकार तय कर देती है। और ये जो बाजार है ना पूरा हिंदुस्तान का, किसानों का जो बाजार है, ये खुला बाजार, इस बाजार का कीमत पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है जो हिंदुस्तान में है, जिसका अंदाजा है, लगाया जा रहा है 12,000 अरब करोड़ रुपए का ये बाजार है। 12,000 अरब करोड़ रुपए का ये हिंदुस्तान का खुला हुआ बाजार है। इस बाजार पर अब हमारा देश का पूंजीवादी लोगों का नजर है और हमारा मोदी सरकार ये पूंजीवादियों का गुलाम है। इसलिए ये हमारा खुला हुआ बाजार को मोदी के जरिए पूंजीवादियों के हाथ में ये पूरा हिंदुस्तान का खुला बाजार अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, गोयनका ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जा रहा है, जिसकी तादाद अगर परिवार में गिने या व्यक्ति में अगर गिनने जाए तो सिर्फ 9 आदमी है। सिर्फ 9 आदमी है जो इस पूरा पूंजीवादी ग्रुप को चलाने वाला। सिर्फ 9 आदमी है, 9 परिवार या 9 कंपनी बोल लीजिए, सिर्फ 9 आदमी इसका मालिक है। और पूरा 130 करोड़ आदमी का जो बाजार है उसको उठा के 9 आदमी के हवाले कर दिया जाएगा। इसके लिए मोदी सरकार काम कर रही है। तो ये बात को समझना होगा कि आपको जो हम समझाना चाहते हैं वो आपके जरूरत की बात है कि अगर सरकार आपका फसल का कीमत तय नहीं करेगा, आप अपना फसल का कीमत तय नहीं कर पाइएगा, तो आपका धान का, आपका भुट्टा का कीमत कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? तब आपका फसल का कीमत तय करेगा पूंजीवादी लोग, पैकार लोग। जब आपका खेत में भुट्टा अभी लगा हुआ है, अभी आपका धान कटाई चल रहा है, तो आपका धान जब अभी पकेगा, झड़ेगा, फिर सुखाइएगा, फिर बेचने जाइएगा, भुट्टा सुखाइएगा, उसके बाद बेचिएगा, तो उससे पहले क्या होगा कि पूरा पैकार लोग बैठ के एक जगह मीटिंग करेगा। आपका भुट्टा जब खेत में रहेगा तभी वो लोग मीटिंग करेगा। मीटिंग करके वो लोग तय करेगा कि इस बार भुट्टा हम लोग 800 रुपया कुंटल से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। हम लोग धान इस बार 800 रुपया कुंटल से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। आप वो लोग जब तय कर लेगा मीटिंग में, उसके बाद आप अपना खेत का धान काट के ले जाइएगा चकलिया हाट, जनता हाट, लालगंज हाट, कोई भी हाट में आप जाइएगा तो वहां पर आपको बोलेगा 800 रुपया से ज्यादा दाम नहीं है, 800 रुपये से नहीं लुआ पाऊं। तब आप क्या कीजिएगा? आपके पास कोई चारा रहेगा? आप रो के हो, धो के हो, अस्ता के, पस्ता के, आप क्योंकि अपना धान लाके अपने घर में नहीं रख सकते हैं, आपके पास वो इंतजाम नहीं है। आप अपना धान रो के, धो के आप 800 रुपया में फेंक के आइएगा। 800 रुपया में अपना फसल जब आप बेच के आ जाइएगा तो उसके बाद आप आगे क्या कीजिएगा? क्योंकि आप जब खेती करने गए थे उस वक्त तो आप महाजन से पैसा लेके गए थे, महाजन से आप पैसा लिए थे, महाजन आपको सूद में पैसा दिया है कि आपका ऊपर महाजन का बोझ है, पहले आप भुट्टा बेचिएगा, जल्दी से महाजन का पैसा मिटाइएगा, उसके बाद जो बचेगा उससे आपका परिवार चलेगा। तो यहाँ तो 800 रुपया में भुट्टा बेच के आ गए
तो 800 रुपया में आप अगर अपना परिवार का पेट पालिएगा तो महाजन का सूद बढ़ता जाएगा, और महाजन का सूद मिटाइएगा तो आपका परिवार भूखा मरेगा। आप इधर से भी मरिएगा, आप उधर से भी मरिएगा। ये कानून लाया गया है, इसलिए मांग है कि एमएसपी पर कानून बनाना होगा। सरकार को किसानों के फसल का कीमत तय करना होगा, उसके लिए एमएसपी का कानून बनाना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। ये कानून बनाना होगा।